फारूक साहब ने पिछले 30 साल में कितने बच्चों को मरवाया इसी 370 के नाम पे, उसका हम कहीं काउंट नहीं कर सकते। कश्मीर जो बदला वो किस तरह से बदला, देखिए यहाँ से वो लाइव अपने घर वालों को दिखा रहे हैं। भाई साहब घर में बात कर रहे हैं आप, ये देखो ये बदला हुआ कश्मीर, ये देखो किससे बात कर रहे हैं आप, ये देखिए ये दिखाइए आप आए वाले कानपुर में हैं। हाँ, तो कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई है, सुबह से यहाँ लोगों की लाइन लगती है तो मोदी जी के साथ सेल्फी खींचते हैं। एक ये वो लाल चौक था, इस लाल चौक के पीछे मुश्किल से कोई तिरंगा लहराने के लिए जाता था, और आज आप देखिए कितनी कतारों में लोग खड़े हैं जो कि इस तिरंगे से आज इतना मोहब्बत करते हैं कि वहाँ लाइन लगी हुई है कि हमारा कब नंबर है। कोविड 92 में यहाँ पे सिक्योरिटी के बीच में तिरंगा बिल्कुल सही उन्होंने फहराया था। ये वो जगह ऐतिहासिक जगह है। मोदी जी के बाद 35 साल के बाद मुझे अवसर मिला इसी लाल चौक पे तिरंगा लहराने का। अच्छा। मैं वही व्यक्ति हूँ, वही कश्मीर का नागरिक हूँ जिन्हें 2021 में यहाँ पे लाल चौक के क्लब टावर पे झंडा लगाया था। नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूँ ललित खजूरिया। इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है श्रीनगर में और मैं लाल चौक में खड़ा हूँ। इसका इतिहास आप जानते हैं, किसी ज़माने में ये लाल चौक किसके लिए जाना जाता था? वो इसलिए जाना जाता था कि यहाँ पर तिरंगा फहराना एक किस्म का बैन हो गया था। लेकिन आज आप देखिए शान से तिरंगा यहाँ पे फहराया जा रहा है। यात्री जो हैं, सैलानी हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेखौफ होकर यहाँ पर घूम रहे हैं। लेकिन लगता है शायद कुछ राजनेताओं को ये जो टूरिस्ट का यहाँ पे आना, जो शांति की ओर कदम बढ़ रहे हैं, वो पसंद नहीं आ रहे। क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो एक बहुत कद्दावर नेता है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका एक बयान जो है वो ऐसा लग रहा है कि उस बयान के ज़रिए वो आतंकियों को एक रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई साहब आप यहाँ पे टारगेट मत करिए, आप इस जगह पर टारगेट करिए। वो बयान था कि केंद्र सरकार जो लगातार दावे कर रही है कि यहाँ पर शांति बहाली हो रही है और टूरिस्ट जो है बड़ी संख्या में आ रहा है, और अगर आतंकियों ने किसी भी टूरिस्ट का कांड कर दिया या कोई टूरिस्ट शिकार हो गया तो ये टूरिज़्म धरे का धरा रह जाएगा। इसके मायने क्या हैं? और दूसरा ये कि 370 तो 4 साल पहले ही हटा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मोहर जो लगी कि सरकार का ये फैसला सही था, इस पे लोगों का क्या कहना है वो अलग बात है। लेकिन नेताओं का क्या कहना है इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ साजिद यूसुफ शाह हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और मीडिया इंचार्ज है कश्मीर के, इनसे हम बातचीत करेंगे। कितना बदला है, क्या वाकई में कुछ और बदलाव की ज़रूरत है, या फिर जिस तरह से कह रहे थे कि हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे और ये आने वाली नस्लें जो हैं वो इसी तरह से करती रहेंगी, हमने तो 370 वापस लेना है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है कथी और करने की, मैं आपको बता दूं कि आप इस वक्त लाल चौक की उस जगह बैठे हुए हैं जिस लाल चौक में 6 बजे के बाद कोई बाहर जाने से कतरा रहा था। सबसे खुशी इस बात में होती है, और मोदी जी को भी 92 में यहाँ पे सिक्योरिटी के बीच में तिरंगा बिल्कुल सही उन्होंने फहराया था। ये वो जगह ऐतिहासिक जगह है जहाँ एक टाइम ऐसा था, अलगावयात चलते चलते बात करते ठीक, पाकिस्तान सप्रेस जितने भी लोग थे उनका एक गढ़ बना हुआ था। ये वो लाल चौक है। अगर आप कुछ ही मीटर आगे चले तो ये JKLF का गढ़ भी है। अगर आप अच्छा। माइसुमा अच्छा, इसके साथ में आता है तो JKLF का गढ़ है। यासीन मलिक का घर इस पास में ही पीछे है। अच्छा। इस बिल्डिंग के पीछे यासीन मलिक का घर है। पहचान ही हो ना, यासीन मलिक बिहार में है, तो ये उसका होम टाउन रह चुका है और है भी, ठीक है। यहाँ पे माइसुमा आज के टाइम पे मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे अगर आप देखें मोदी जी की यहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई है। सुबह से यहाँ लोगों की लाइन लगती है तो मोदी जी के साथ सेल्फी खींचते हैं। एक ये वो लाल चौक था, इस लाल चौक के पीछे मुश्किल से कोई तिरंगा लहराने के लिए जाता था, और आज आप देखिए कितनी कतारों में लोग खड़े हैं जो कि इस तिरंगे से आज इतना मोहब्बत करते हैं कि वहाँ लाइन लगी हुई है कि हमारा कब नंबर तो ये सब 370 हटने के बाद हुआ है। बिल्कुल सही। मैं आपको बता दूंगा कि 370 हटने से पहले ये ऐसा लाल चौक था जो बंद रहता था। अच्छा। आज सबसे खुशी इस बात की है मेरे को कि यहाँ के लोगों में मुस्कुराहट है, खुशी है। जैसे आपने कहा ठंड भी है, लेकिन ठंड के बावजूद भी आप देखिए कितने लोग सेल्फी खींच रहे हैं। अगर आपने समर्स का देखा होगा, समर्स में यहाँ चहल पहल हो रही है। आप सब कुछ छोड़िए, मैं आप लोकल का छोड़िए, आप नेशनल का सुनिए। इंटरनेशनल फुटबॉलर रिसेंटली कुछ दिन पहले यहाँ पे आए, वो इसी जगह वो यहाँ पे अपना जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखा रहे थे, उनको दिखा रहे थे कि ये यहाँ पे, और लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के लोग कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की अगर हम बात करें, खासकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, वो तो कह रहे हैं
कि हम रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर करेंगे, फिर से 370 जो है वो हमारा मौलिक अधिकार था, उसको इन्होंने वो किया है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो है उससे हम खुश नहीं हैं और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इसके लिए लड़ती रहेगी, चाहे कितने साल 150-200 साल क्यों ना लग जाए। देखिए 150 साल छोड़िए आप, फारूक साहब ने पिछले 30 साल में कितने बच्चों को मरवाया इसी 370 के नाम पे, उसका हम कहीं काउंट नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपिक्स कोर्ट ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, जो फैसला उनको सही लगा, उस चीज़ का इन लोगों ने उसका आंसर दे दिया। आज के टाइम पे व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, क्या है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, जैसे नेहरू जी के बरंडर जो थे। और एक मिनट ये देखिए, ये जो कश्मीर जो बदला वो किस तरह से बदला, देखिए यहाँ से वो लाइव अपने घर वालों को दिखा रहे हैं। भाई साहब घर में बात कर रहे हैं आप, ये देखो ये बदला हुआ है कश्मीर, ये देखो किससे बात कर रहे हैं आप, ये देखिए, ये दिखाइए। आप आए हमारे कानपुर में हैं। हाँ, तो कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब फीलिंग गुड। कोई डर खौफ नहीं है? नहीं, कोई डर खौफ का, अपने देश में है, अपनी जगह पर है। डर खौफ किस चीज़ का? तो ये जब ये सुनते हैं तो कैसा लगता है? देखिए बहुत ही खुशी होती है जब मैं यहाँ देखता हूँ अपने देशवासियों को, वो आज ये मानते हैं, आज उनको ऐसा लगता है कि हमारा देश है। आज ये नहीं कहता कि कश्मीर में डर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये चीज़ है, एक टाइम ऐसा था कि कश्मीरियों को या कश्मीर को ऐसा पेंट किया गया था कि यहाँ पे आतंकवाद है। आज के टाइम पे आप देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकल्स भी है यहाँ पे। बिल्कुल, मैं देखता हूँ लोकल्स बड़े आते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी उनकी लिए। बिल्कुल। अगर आपने जहलम बंड देखा होगा राजबाग का साइड, आप देखिए वहाँ पे चहल पहल कितनी है। एक टाइम ऐसा था 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकला। मैं आपको दावे के साथ कैसा विंटर में 11 बजे जाइए आप, वहाँ देखिए आज कितनी भीड़। फारूक अब्दुल्ला साहब क्या चाहते क्या है वो इस तरह के जो बयान दे रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला साहब ही वांट टू बी रेलेवेंट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ऑटोनॉमी खत्म, सेल्फ रूल खत्म, आज़ादी खत्म, पाकिस्तान खत्म, 370 खत्म। अब बेचना क्या है इनको? उनको सियासी रोटी सीखनी है फारूक साहब को, वो कैसे सीखेंगे? लेकिन आज के टाइम पे मैं आपको बता दूं, आप कहीं भी जाइए, आप किसी से पूछे फारूकुल्लाह साहब के बारे में, वो कहेंगे शायद उनका दिमागी संतुलन खराब है, या तो उनकी एज को देख के लगता है कि वो आप बूढ़े हो गए हैं, उसकी वजह से ऐसी बात कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है, आपने कहा था टूरिस्ट का, वो टूरिस्ट के बारे में उन्होंने जिक्र किया। आपकी बात बिल्कुल सही है। बयान दे रहे क्या वो फिर से ऐसा माहौल चाहते हैं क्या? देखिए एक आतंकवाद फैले, देखिए फारूक साहब की जहाँ तक ताल्लुक है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भाषा जो है स्पोक्स पर्सन, ट्राइंग टू बी स्पोक्समैन ऑफ पाकिस्तान, वो टिप दे रहे हैं कि आपको कैसे यहाँ पे हालात ख़राब करनी है। तो मैं आज के टाइम पे आपको बता दूं कि आज के टाइम पे यहाँ की जो टूरिस्ट है, रक्षा कौन करे? क्या आपने आसपास मेरे पीछे कहीं सिक्योरिटी फोर्स कहीं देखी है? वहाँ पे पीछे क्या पुलिस देखी है? यहाँ की अगर प्रोटेक्शन करें, यहाँ के लोग कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ है। आज कोई सिक्योरिटी फोर्स आज प्रोटेक्ट नहीं करेगा। यहाँ के सिविलियन, हमारे जो नागरिक है देश के, उनकी प्रोटेक्शन यहाँ के सिविलियन। अच्छा, यूथ में कितना बदलाव आया? ये जो जब हम सियासी बयान सुनते हैं कि यूथ बड़ा नाराज़ है, कि वो बड़ा 370 को लेकर उसके जहन में जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे धोखा उनके साथ हुआ है। जब आप यूथ के साथ बातचीत करते हैं, क्योंकि आप खुद यूथ है, और मुझे लगता है, मैं आपको बता दूं कि टेररिज्म का जो दर्द है इन्होंने झेला है। इनकी माताजी का कत्ल हो गया था जब आतंकियों ने इनके घर पर हमला किया था, है ना? देखिए ललित जी, मैं आपको इस चीज़ में एट दिस पॉइंट मैं आपको बता दूं, मुझे एक अवसर मिला 2021 में, मोदी जी के बाद 35 साल के बाद मुझे अवसर मिला इसी लाल चौक पे तिरंगा लहराने का। अच्छा। मैं वही व्यक्ति हूँ, वही कश्मीर का नागरिक हूँ जिन्हें 2021 में यहाँ पे लाल चौक के क्लॉक टावर पे झंडा लगाया था। मैं वही युवा हूँ, जैसे आपने जिक्र किया कि मैं खुद टेररिज्म का शिकार हूँ। और आज के टाइम पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ का युवा पीढ़ी है, वो रोज़गार चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, वो प्रोग्रेस चाहता है, वो चाहता है कि वो किसी न किसी फील्ड में रहे। फारूक साहब हो या कोई भी मुफ्ती साहब, मुफ्ती जी हो, कोई भी हो, इनके भाषण, सियासी बात, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ का युवा पीढ़ी जो है इकॉनमी चाहता है, वो देश के साथ आगे बढ़ना चाहता है, वो इम्पोर्टेंट है। महबूबा मुफ्ती जी जिस तरह से कहती है कि यूथ जो है वो परेशान है, हताश है, हमारे अधिकार छीन लिए गए, हमें ये एक किस्म का प्रोटेक्ट करता था, और अब बाहरी लोग जो है वो यहाँ पर फंस रहे हैं, उनके लिए सारी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। तो कितना खतरा है बाहरी राज्य के लोगों का यहाँ पर लोकल्स के लिए, जब अगर वो यहाँ पर बसते हैं? मैं आपको एक बता दूँ, क्या कश्मीरी लोग देश के हिस्सों में नहीं बसते? क्या हमारे यहाँ जिस पर्पज़ से बाहर नहीं जाते, शॉल बेचते नहीं है? उसका मतलब क्या कल के दिल्ली के वासी कहेंगे कि देखिए कश्मीर ने कब्जा कर लिया? ये कहाँ के? ये देश हर किसी का है, आपका है, मेरा है, हर किसी का देश है। तो अगर यहाँ पे कोई रहने की कोशिश कर रहा है या कोई रह रहा है, इसमें आपत्ति किसको है? आपत्ति उन लोगों का है जिन लोगों ने गुप्कार में बड़े बड़े महल बनाए थे। आज 370 हटने के बाद इनके महल इनसे लिए गए। एक तो सरकार को गाली, मतलब सरकारी खाते में ये लोग सरकारी खाते से बैठे हुए थे। महबूबा मुफ्ती को इसी से प्रॉब्लम, क्योंकि वो गुप्कार में जो रह रही थी उसको उस आवाज़ से उसको निकाला गया।
वो कहती है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, जब भी कुछ इस तरह का मैं बयान देना चाहती हूँ या बाहर निकल कर प्रोटेस्ट करना चाहती हूँ तो मुझे नज़र बंद कर दिया जाता है। प्रोटेस्ट किस चीज़ पे? क्या वो फ़लस्तीन पे प्रोटेस्ट करना चाहती है? किस चीज़ पे प्रोटेस्ट करना उसी पे तो सारा पंगा बड़ा था। मैं आपको वही चीज़ बताऊँ, किस चीज़ पे प्रोटेस्ट करना चाहती है? उसके पास वो भेजने के लिए कुछ है नहीं। आज वो भेजना चाहते थे फ़लस्तीन भेजेगी, आज वो भेजेगी। तो फ़लस्तीन का कश्मीर से क्या लेना? कोई लेना देना नहीं है इनको। अगर इतनी संपत्ति है इनको, अगर इतनी संपत्ति है मुसलमानों से, यूगर मुस्लिम्स के लिए कितनी बार इन्होंने बात की, इनको अगर संपत्ति है मुस्लिम से, बलूच जितने हमारे लोग हैं, पीओके के जितने हमारे लोग हैं, उनके लिए कितनी बार इन्होंने बात उठाई? नहीं उठाई ना। तो ये एजेंडा लेके चलते हैं, इनका अपना एजेंडा। डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से बातचीत ना हुई तो ये गाज़ा और फ़लस्तीन बन जाएगा। जब और मुझे लगता है कि ये तो केंद्र सरकार बताएगी ना, ये तो उनका मामला है कि कब बात करनी है कब नहीं करनी है। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और नवाज शरीफ के साहब जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इसका पाकिस्तान के थे, क्या हमारे मोदी साहब ने स्टेप नहीं उठाया? उस टाइम दोस्ती का हाथ बढ़ा के इस्लामाबाद नहीं चले गए थे ना? उसके बाद क्या हुआ? पुलवामा हुआ। तो क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उन आतंकवादियों के साथ बात करें जो हमारे सिविलियंस को मार? और उससे पहले जब वाजपेयी साहब गए थे लाहौर तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए गए, तो उसके बाद क्या हुआ? तो ये हिस्ट्री लोगों को नहीं बताएंगे। मनमोहन सिंह जी से बातचीत हुई हमेशा तो 26/11 हो गया। बहुत कुछ पिछले 30 साल से इन लोगों को मैं आपको बताऊंगा ऐसे किस देश में होता है कि यहाँ के सप्रेस जो है आतंकवाद संगठन जो है प्राइम मिनिस्टर निवास में उनको आयोजित किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। 30 साल तक वही हुआ। 30 साल के बाद अगर आज डंडे से आज चीज़ें ठीक हो गई तो आपत्ति किसको? आपत्ति मुफ्ती ज़ोर अब्दुल्ला को है। चुनावों को लेकर वो काफ़ी परेशान है, कह रहे हैं अगर सब कुछ हालात सही है तो चुनाव। मैं महबूबा साजिद क्या सोचता है चुनावों को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूंगा चुनाव होने चाहिए, उसमें कोई आपत्ति है, लेकिन मुझे उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता जिन लोगों ने 3 टायर सिस्टम जब यहाँ हुआ था 2019 के बाद, चाहे वो हमारे म्यूनसिपलिटी के इलेक्शंस थे, पंचायत के इलेक्शन, तब इन लोगों ने बाइकआउट कर लिया। जिन लोगों ने वो बाइकआउट के लिए, वो कह रहे थे कि बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। कौन सा मकसद? उनका कोई मकसद नहीं है, उनका कोई मकसद नहीं है। ये लोग, मैं बताता हूँ आपको, पहले शेख अब्दुल्ला साहब थे, फिर उसके बाद आगे फारूक साहब के बाद उमर साहब आगे, उमर साहब के 2 बेटे लैंड हो गए रिसेंटली। अच्छा। उसके बाद आगे काम मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसके बाद उसकी बेटी आ गई महबूबा मुफ्ती, आज इल्तिजा मुफ्ती आ गई। उसके बीच में उसका मामा भी आया था, उसके साथ उसका जो है भाई आया था महबूबा मुफ्ती का, जिसका कोई पॉलिटिक्स में कोई लेना, वो मिनिस्टर कैसे बन गए? बॉलीवुड में वही बात है। तो इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को पैराशूट लैंडिंग करके यहाँ पे लाया। आज इन लोगों को लगता है कि अब क्या करें, इनकी साख्त खत्म हो चुकी है। अब इस बदलते कश्मीर आप यूथ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं क्योंकि यूथ नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं। तो साजिद जब बड़े बड़े लीडरों से बात करता है भाजपा के, या आपको मौका ही मिला होगा केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का, तो किस तरह से आप बात रखते हैं? देखिए, मैं मौका मिला है, हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनसे 1-2 बार मेरा मुलाकात हुई, उनसे बात हुई है कश्मीर को लेकर। मैं आपको बता दूं कि उनका एक विज़न है कश्मीर को लेकर। प्राइम मिनिस्टर साहब हो या हमारे होम मिनिस्टर साहब हो, दे आर ऑलवेज सीरियस अबाउट द कश्मीर वैली। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अटैचमेंट अगर है हमारे प्रधानमंत्री का कश्मीर को लेकर। उनकी मन की बात में सिर्फ कश्मीर का जिक्र होता है, उनके ट्वीट्स पे टूरिज्म की बात होती है। ये बात दर्शाता है कि हाउ सीरियस दे आर। अब मैं आपको बता दूँगा कश्मीर के बारे में बताता हूँ आपको, यहाँ का युवा पीढ़ी क्या चाहता है। ड्रग्स में इन्वॉल्व है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जेके जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। लोग जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं वो यूथ स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, ये दूसरे इवेंट्स जो है, स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, उसमें जा रहे हो। तो वो चीज़ क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो चाहिए, जिन लोगों यहाँ पे ड्रग्स पंप किया उसमें तो कोई बात नहीं करेगा, महबूबा मुफ्ती बॉडी है या कोई भी बता रहे, लेकिन ये कभी ये नाम उस बंदे का नहीं लेंगे, उस मुल्क का नहीं लेंगे जो यहाँ पंप कर रहा है, क्या यहाँ पे ड्रग्स ला रहा है। हमारा जब इन लोगों को यहाँ पकड़ा जाता है, PSA लगाया जाता है, यही महबूबा मुफ्ती कह रही है, यहाँ पे बच्चों पे PSA लगाया गया है। PSA लगता है किन पे? जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जो ड्रग्स का तस्करी करते हैं। लेकिन आरोप ये लगते हैं कि जब यहाँ पर जो 3 इनोसेंट जो है वो संदिग्ध, उनकी मौत हो गई, तो भाजपा जो है वो चुप रहती है। अगर भाजपा चुप रहती तो देश के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो उनके घर पे नहीं जाते। जब यहाँ के रक्षा मंत्री जो हमारे, सबसे पहले वो कहाँ गए? उनके आयोजित, उनके जो घर वालों हैं, उनकी फैमिली से मिले, और उनने एक मैसेज ज़रूर दे दी कि जो लोग भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, हम उनको बख्शा नहीं जाएगा। और साथ में आपको बता दूंगा, अगर आपको याद होगा, जिन लोगों ने देखिए, उससे सबसे पहले एक ब्रिगेडियर जो है वो सस्पेंड हुआ, उसके बाद 3 ऑफिसर और इंक्वायरी बैठाई, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एक ऑर्डर निकल जाता है कि जेके पुलिस का एक टॉप ऑफिसर
जो कि इस केस की सुनवाई या इस केस की देख रेख करेगा। तो एक मैसेज है कि वो वक्त नहीं गया। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला इनके सरकार में कि यहाँ बच्चों की किलिंग, यहाँ तो कोई मतलब बोल नहीं सकता था। आज गृह जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर है वो उनके घर जाके उनसे माफ़ी मांगे और उनको जॉब ऑफर करे और दे मेक श्योर कि जस्टिस विल बी गिवन टू। चलिए एक आखिरी सवाल, ये जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस तरह के बयान दे रहे हैं टूरिस्ट को लेकर और जहन्नुम में जाए जम्मू कश्मीर, कश्मीर को गोली मारो, हाँ कश्मीर को गोली मारो, जहन्नुम में जाए जम्मू कश्मीर की हवा, आपको लगता है कि अगर इस तरह के बयान कोई और देता तो शायद वो सलाखों के पीछे होता? तो इतनी मेहरबानी या फिर आपको लगता है कि अब वक्त आ गया इन पर एक्शन लेने का, या जनता ही इनको इन पर एक्शन लेने की? देखिए एक चीज़ है, हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमने हमारे लोगों पे बात छोड़ दी है। इसका फैसला जो है आने वाले वक्त में चुनाव जो है, चुनाव में हमारे लोग देंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये वो लाल चौक है जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं यहाँ पे कश्मीर में हालात खराब। मैंने खुद देखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, पीडीपी के लोग यहाँ सेल्फियाँ खींचते हैं। अच्छा ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल कर ले, वो डाल देते हैं, कभी स्मार्ट सिटी की फोटो डालते हैं। हाथी के दांत दिखाने, यही तो दिक्कत है। जो चीज़ मुझे अभी याद है, जब हम जम्मू ट्रैवल कर 13 घंटे लगते थे, आज हम 6 घंटे में जम्मू पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ उमर अब्दुल्ला साहब अपनी सरकार में क्या है, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, आज बाय रोड जाते हैं। तो इसका निर्णय जो है, क्रेडिट जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को जाता है। अब एक और आखिरी सवाल, कोई सवाल बड़े आप जवाब बड़ा जरूर दे रहे हैं। साजिद को और भी तो मौके मिले थे दूसरी पार्टी से, भाजपा में ऐसा क्या देखा? और कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कश्मीर में बीजेपी को मुस्लिम जो बड़ा कम पसंद करते हैं, तो चलिए मैं भी एंट्री मार दूँ और टिकट मिल जाएगी? ये एक ऐसी पार्टी है जो कहती है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, उनका जो है कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो है पाकिस्तान की होते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो हुर्रियत की ओर है। ये एक ऐसी पार्टी है जिनका कोई सॉफ्ट कॉर्नर टेररिज्म में नहीं है। दे हैव क्लियर क्रिस्टल मैनिफेस्टो। आप बीजेपी का देखिए, बीजेपी में जितनी मैनिफेस्टो में जो चीज़ें लिखी है वो इन लोगों ने बराबर कर ली है कि नहीं? ये आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लगती है, एटलीस्ट क्या दिया दूसरी पार्टी से आए कभी आप? देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी है, पीडीपी से, कांग्रेस से भी है। ऐसा नहीं है, वो दिल्ली से ही आया था। अच्छा। राहुल गांधी की टीम से मेरे को बहुत बार कांटेक्ट किया गया, लेकिन मैंने कभी उनसे हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि मैं उन लोगों से कभी हाथ नहीं मिला जिनने पिछले 70 साल से हमारे कश्मीरी बच्चों की है लाशें गाड़ दी और लाश उसमें सियासत की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साजिद जी उन लोगों से, उन सियासी पार्टियों से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे जिन्होंने पिछले 70 सालों से कश्मीर के यूथ की किलिंग की है और उनकी लाशें जो हैं कब्रिस्तान में गाड़ी। और दूसरा ये कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती जी हैं, ये दोबारा उस दौर को लाना चाहते हैं जिस दौर से कश्मीर जो है निकल चुका है। और शायद ये बौखलाहट है कि इनके पैरों से जो है सियासी ज़मीन खिसक चुकी है और इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि यहाँ पर फिर से आतंकवाद हो। लेकिन हमारा सुरक्षा बल जो है वो बेहद चौकस है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।